हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी पीएसआई और ऑप्शनल की डिस्कशन को। अभी तक हमारा यही टॉपिक चल रहा है प्रीवियस लेक्चर तक, सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। इस टॉपिक के बारे में अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट सारी डायमेंशंस जो हैं वो कवर कर चुके हैं और फोर्थ पॉइंट तक मैंने आपको ये भी बता दिया था नॉर्मेटिव अप्रोच कैसे डिक्लाइन हुई थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद, जब बिहेवियरल अप्रोच आई थी, बिहेवियरल रेवोल्यूशन का आगमन हुआ था और बिहेवियरल रेवोल्यूशन को या बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी को चैलेंज करने के लिए आई थी पोस्ट बिहेवियरलिज्म, या फिर जिसको हम लोग पोस्ट बिहेवियर अप्रोच भी कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात लिखी हुई है कि जब ये नॉर्मेटिव अप्रोच दूसरे विश्व युद्ध के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी, बिहेवियरल रेवोल्यूशन जब से आया था, लेकिन बिहेवियरल रेवोल्यूशन भी टिक नहीं पाया। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको पोस्ट बिहेवियरिज्म के बारे में बताया था कि पोस्ट बिहेवियरिज्म या पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन की वजह से जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच थी वो भी डिक्लाइन होने लग गई थी। रीसेंट समय में क्या हुआ है कि दोबारा से नॉर्मेटिव अप्रोच को इम्पोर्टेंस दी गई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्मेटिव अप्रोच को अब जो इम्पोर्टेंस मिली है ना, वो ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफर्स, पॉलिटिकल थ्योरीज की थ्योरीज से मिली है जो कि हो सकता है कि क्लासिकल थिंकर्स हों, वो क्लासिकल थ्योरिस्ट या क्लासिकल फिलोसफर्स हों, लेकिन उनकी थ्योरी के अंदर जो बात है वो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के नज़रिए से मायने रखती हो। कुल मिलाकर अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं इस चीज़ को, नॉर्मेटिव अप्रोच की महत्वता, उसकी इम्पोर्टेंस कंटेम्प्रेरी टाइम की जितनी भी फिलोसफीज हैं एज वेल एज एंशियंट टाइम में जो भी बातें करी गई थी, पहले तो उसको नकार दिया गया था कि आइडियलिस्टिक अप्रोच या नॉर्मेटिव अप्रोच बेकार है, ये फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करी जाती है यहाँ पर, ये चीज़ें अनअचीवेबल है, जिसके बारे में मैं आपको हज़ारों बार बता चुका हूँ। लेकिन आपके लिए जानने वाली बात यह है कि कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर, मॉडर्न टाइम के अंदर, आजकल के ज़माने के अंदर नॉर्मेटिव अप्रोच की दोबारा से रीसर्जेंस हुई है, इसकी दोबारा से रीग्रोथ हुई है। जब इसको पहले के ज़माने में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो भी बिहेवियरल अप्रोच आई जिसके अंदर एम्पेरिकल डेटा, साइंटिफिक मेथड्स की हमने बात करी, उसको अभी हम साथ लेकर चल रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। ये वाली बातें दोस्तों समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हर साल अगर आप पीएसआईआर के पेपर को देखोगे ना, तो हर 2-3 साल में एक बार ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है कि आजकल रेलेवेंस क्या चल रही है पॉलिटिकल थ्योरी की, और पॉलिटिकल थ्योरी आज किस मोड़ पर आकर खड़ी हुई है, उसका प्रेजेंट सिनेरियो है क्या, पॉलिटिकल थ्योरी की जो ग्रोथ है वो कैसे चल रही है कंटेम्प्रेरी टाइम में। अब इसके ऊपर बच्चों के पास कोई आंसर राइटिंग की स्किल होती नहीं है। हमारी इनफैक्ट जो पीएसआईआर की जो बुक्स होती हैं, जो मटेरियल होता है या जो नोट्स होते हैं, उसके अंदर भी आपको ना कंटेम्प्रेरी टाइम में पॉलिटिकल थ्योरी कहाँ तक पहुँची है एज सच कोई बना बनाया आंसर या कोई पेपर आपको नहीं मिल पाएगा। इवन अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो वहाँ पर कुछ थ्योरिस्ट या फिलोसफर्स का नाम आ सकता है कि आजकल ये लोग इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर फलाने फलाने पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, वो पॉलिटिकल थ्योरीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जैसे हम आज की क्लास में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा के एक प्रोफेसर थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो एक तरीके से, और उन्होंने एक थ्योरी दी थी डेमोक्रेसी के ऊपर, तो वो भी कंटेम्प्रेरी थ्योरी है। तो ऐसे आपको नाम मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ये आ गया कि आज के समय में पॉलिटिकल थ्योरी कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि ये एक इवोल्यूशनरी डिसिप्लिन है कि जो इवॉल्व होता रहता है जस्ट लाइक अदर ह्यूमैनिटीज़ के डिसिप्लिन। साइकोलॉजी के अंदर रिसर्च फील्ड कभी नहीं रुक सकती, सोशियोलॉजी के अंदर कभी नहीं रुक सकती, इकोनॉमिक्स के अंदर कभी नहीं रुक सकती, फिलोसफी के अंदर कभी नहीं रुक सकती, सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस के अंदर कभी भी नहीं रुक सकती, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको फिलोसफिकल डायमेंशंस तो देखने को मिलते ही हैं। जब फिलोसफी और साइकोलॉजी की डिबेट और जो थ्योरीज हैं वो फॉर्मुलेट होना बंद नहीं हो सकती कभी भी, चाहे कोई सा भी ज़माना आ जाए, फुल स्टॉप कभी भी नहीं आएगा। एक कॉमा आ सकता है लेकिन फुल स्टॉप कभी भी नहीं आ सकता ह्यूमैनिटीज़ के डिसिप्लिन के अंदर। तो सिमिलरली यहाँ पर आप एक चीज़ लिख सकते हो थोड़ा सा एक्सटेंड कर कर, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ये चीज़ जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर टाइमलाइन अभी तक हम डिस्कस करें, मतलब बहुत सारे थिंकर्स की बात तो हो ही जाती है हमारे पीएसआईआर की डिस्कशन में। जैसे ही आप पेपर 1 से पेपर 2 की तरफ मूव करते हो तो आप ये भी समझ जाते हो कि क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी कैसे इवॉल्व हुई है, टाइमलाइन आपको आराम से लर्न हो जाएगी। लेकिन अगर इसको शॉर्ट वे में अगर आपको लिखना है ना, और पॉलिटिकल थ्योरिस्टों को एक बार के लिए अगर आप हटा दो, तो अभी तक अगर हम इसको 3 फेजेस में डिवाइड करें
तो हमारा फेज यही सही बैठता है। पहले नॉर्मेटिव अप्रोच दुनिया में आई सबसे पहले, आइडियलिज्म। उसके बाद बिहेवियरल रेवोल्यूशन आया, बिहेवियरल अप्रोच आई, एम्पेरिकल मेथड, साइंटिफिक मेथड, जिसकी वजह से नॉर्मेटिव अप्रोच डिक्लाइन हो गई। बिहेवियरल रेवोल्यूशन के बाद पोस्ट बिहेवियरिस्ट अप्रोच आई, ठीक है, जो कि बिहेवियरल थ्योरीज को या बिहेवियरिस्ट अप्रोच को क्रिटिसाइज करने लगी, और दोबारा से उसी पोस्ट बिहेवियरिज्म के साथ फिर से नॉर्मेटिव अप्रोच का फ्लेवर आजकल की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरीज में आ चुका है। ये वाली बात याद रखना। अब आप इसको जैसे मर्जी चाहे अपने शब्द के अंदर, अपने आंसर राइटिंग के अंदर अपने शब्दों को घुमा फिरा कर लिख सकते हो, 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स के अंदर कुछ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाकर उनकी थ्योरीज को कोट कर कर, उनके आइडियाज़ या पॉलिटिकल थॉट को कोट कर कर, वो आपकी मर्जी है। लेकिन फेज यही रहेगा आपकी पूरी पीएसआईआर की डिस्कशन के अंदर। नॉर्मेटिव अप्रोच ब्रॉडर, अगर बिल्कुल ब्रॉडर पाथ की मैं बात करूँ, नॉर्मेटिव अप्रोच, बिहेवियरिस्ट अप्रोच, पोस्ट बिहेवियरिस्ट अप्रोच अलॉन्ग विद नॉर्मेटिव अप्रोच, फिर से, ठीक है, दोबारा से। तो हमें यह बताया जा रहा है कि नॉर्मेटिव अप्रोच की इंपॉर्टेंस कंटेम्प्ररी थ्योरीज के अंदर है, और जिसको हम ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि कंटेम्प्रेरी टाइम में हमें बड़ी सारी थ्योरीज देखने को मिलती हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं नॉर्मेटिव अप्रोच का फ्लेवर, सबके अंदर तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। लाइक वेलफेयर स्टेट की थ्योरी के अंदर, न्यू लिबरल थ्योरी के अंदर, एज वेल एज सबसे इंपॉर्टेंट जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर। तो ये सारी थ्योरीज तो आप अच्छी तरीके से जान चुके हो, मेरे लेक्चर में काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बता दिया था। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे कि जब हमें बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि नॉर्मेटिव अप्रोच की रिसर्जेंस कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरीज में देखी गई है, तो उनमें से बड़ी सारी थ्योरीज के जिक्र करे जाते हैं। कुछ जो हमारे सामने स्क्रीन पर गिवन है वो है जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में डिटेल्ड तरीके से हम जानने वाले हैं सीबी मैकफर्सन की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। इन भाई साहब का पूरा नाम था, मैकफर्सन के आगे 2 वर्ड लगे होते हैं, सीबी मैकफर्सन। उनकी ये थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जो कंटेम्प्रेरी थ्योरी है ना डेमोक्रेसी की जो चलती है, डेमोक्रेसी का मतलब देखो शॉर्ट में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के पॉलिटिकल फिलोसफर्स और थ्योरीज ना एक चीज़ को मानते हैं, आप उस चीज़ को समझ जाओ। एक तो सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और उनको वोटिंग के अधिकार मिलने चाहिए। आज की जो दुनिया में डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है या डेमोक्रेसी का जो रूप है, वो इन्हीं 2 अंशों पर आकर रुक जाता है। मतलब ये चीज़ें होनी ही चाहिए। लाइक जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो लोगों का पार्टिसिपेशन, एंड पार्टिसिपेशन थ्रू या डिसीजन मेकिंग थ्रू वोटिंग बिहेवियर या वोट करने की पावर। और फिर उसके अंदर थोड़ा सा इन डेप्थ अगर आप जाओगे तो आपको एक टर्म मिल जाता है जिसको आप हिस्ट्री वगैरह में, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते ही रहते हो, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते रहते हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि उस देश की पॉपुलेशन में जो सभी लोग हैं, सभी प्रकार के जेंडर हैं, अगर वो एक रिक्वायर्ड एज जो कि उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि इतनी इतनी एज की अगर वो प्राप्ति कर लें, दे विल गेट वोटिंग राइट्स। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड देयर वोटिंग राइट्स आर 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक थिंकिंग, ये माना जाता था अभी तक। अब इसी दिशा में सीवी मैकफर्सन ने बोला कि ये चीज़ें ठीक हैं बट दीज आर नॉट इनफ फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। और हेल्दी भी वर्ड ना बोल के उन्होंने बोला ट्रू डेमोक्रेसी, जो असली में अगर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड वोटिंग राइट्स या वोटिंग बिहेवियर जो लोगों का डिसाइड होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें ठीक हैं बट दीज आर नॉट इनफ टू मेक योर डेमोक्रेसी अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, टू गिव एन इमेज ऑफ योर कंट्रीज डेमोक्रेसी एज अ ट्रू डेमोक्रेसी, कि वो रियल में डेमोक्रेसी है कि नहीं है या फिर सिर्फ थ्योरेटिकल है। तो सीवी मैकफर्सन के बारे में इनकी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को हम जानते हैं। उससे पहले लेकिन सीवी मैकफर्सन के बारे में मैं आपको 2-4 चीज़ें बताता हूँ। इनका नाम है सीबी मैकफर्सन। अब इसमें जो ये सीबी है, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म है, सी की फुल फॉर्म है क्रॉफोर्ड और बी की फुल फॉर्म है ब्रो।
तो क्रॉफोर्ड ब्रो मैकफर्सन इनका पूरा नाम है। ये हैं कौन? ये दोस्तों कनाडा के, ये एक कैनेडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, ठीक है। और इनके जीवन की सबसे अहम भूमिका रही है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर। टोरंटो शहर है कनाडा का, वहाँ पर ये पढ़ाते थे इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और क्या पढ़ाते थे? ये वहाँ पर पढ़ाते थे पॉलिटिकल थ्योरी। बाद में कुछ रिसर्च पेपर वगैरह को अपने कंप्लीट करने के बाद इन्होंने ये थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी दी थी। और उसी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया दिया था जो आपको जानना चाहिए। इसके ऊपर जिस आइडिया का नाम मैं लिखने जा रहा हूँ स्क्रीन पर, उसके बारे में अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। लाइक सीवी मैकफर्सन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को ना लिखकर सिर्फ उस आइडिया का नाम आ सकता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और सीवी मैकफर्सन वर्ड गिवन नहीं होगा तो आपको एग्जाम में एकदम से रिकॉल करना पड़ सकता है कि ये किसने दिया था। तो इन्होंने एक आइडिया दिया था बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको मैं जब थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी अभी कवर करवाऊंगा आपको सीवी मैकफर्सन की, उसी के अंदर ये आइडिया था इनका। वो टर्म है, वो कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। और सीवी मैकफर्सन जी को दुनिया में एक उपाधि दी गई थी इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के बाद, जिसके बारे में इन्होंने जिक्र करा था अपनी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर, कि सीवी मैकफर्सन को इसके बाद बोला जाने लगा एज फादर ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जो कि आजकल की जो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरीज हैं विद रिस्पेक्ट टू लोकतांत्रिक व्यवस्था, विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, उसी की दिशा में इन्होंने आगे डेमोक्रेसी के आइडियाज़ को फर्दर निखारा था और फर्दर एनरिच करा था। ओके, ये तो हो गई कुछ इनके बारे में बेसिक बात। अब अगर हमें पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझना है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए पूरी सीवी मैकफर्सन जी की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। सीवी मैकफर्सन ने चैलेंज करा था सबसे पहले तो एक बात को, कि जो आजकल ये जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया है ना, सीवी मैकफर्सन ने बोला कि दुनिया का आजकल का जो डेमोक्रेसी का आइडिया या पूरा का पूरा जो डेमोक्रेसी का जो मॉडल है ना, वो दो चीज के ऊपर बेस्ड है। एक तो लिबरल मॉडल और दूसरा एलाइटिस्ट मॉडल। एलाइट पीपल को या एलाइटिस्ट कैटेगरी के मतलब एलाइटिस्ट हमको आप ऐसे लोगों के साथ, ऐसे पीपल के साथ जोड़ सकते हो दोस्तों, जो कि एक तरीके से अपने देश में क्रीमी लेयर का पार्ट है, रिच हैं, बहुत मजामा लाइफ चल रही है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं है, पावर में है, पुलिस से जान पहचान है। ऐसे लोगों को कहा जाता है एलाइटिस्ट। अब इन्होंने ये दो मॉडल अलग अलग करके नहीं बोले, इन्होंने बोला आजकल की लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो ये है। कहने को लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई हुई है देशों ने, कहने के लिए डेमोक्रेसी है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है डेमोक्रेसी का, जहां पर बात तो कर दी जाती है किसकी? इंडिविजुअल की, फ्रीडम की और लिबर्टी की। इस पर्सपेक्टिव से इन्होंने बोला लिबरल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं ना, जो फ्रीडम और लिबर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, ये फ्यू हैं, फ्यू गिने चुने हैं, बट दे आर एंजॉइंग देयर फ्रीडम एंड लिबर्टी एट द एक्सपेंस ऑफ या तो सम या कभी कभार मैनी इंडिविजुअल। कहने का मतलब ये है, गिने चुने मुट्ठी भर लोग जो होते हैं, जहां पर आप किसी देश को ऐसा समझ रहे हो कि यहां पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। ये सीवी मैकफर्सन जी ने कहा
कि आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर देश के अंदर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है और वहां पर लोग डेमोक्रेसी की आड़ में फ्रीडम और लिबर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। सीवी मैकफर्सन जी कहते हैं हाँ जी कर रहे हैं, कोई इसमें शक वाली कोई बात ही नहीं है, लेकिन गिने चुने लोग कर रहे हैं। और वो जब अपनी फ्रीडम और लिबर्टी को एंजॉय करते हैं ना, उससे दूसरे लोगों की फ्रीडम और लिबर्टी हैम्पर होती है, बिकॉज दोज फ्यू पीपल आर एलाइटिस पीपल, जो कि दूसरों के फ्रीडम और लिबर्टी को अपने फ्रीडम और लिबर्टी को एंजॉय करने के वक्त डिस्टॉर्ट कर देते हैं उस आइडिया को। तो यानी कि सीवी मैकफर्सन ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का जो मॉडल आज की दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है वो लास्ट माइल अप्रोच के बेसिस पर काम नहीं कर पाता, कि सबको ये प्रॉपर तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो फ्लेवर होता है, जो इसके बेनिफिट्स होते हैं, वो सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंच पाए, ऐसा नहीं हो पाता। इसके अलावा एक तो इन्होंने करेंटली जो वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी का जो मॉडल चलता है, इन्होंने एक तो इसको क्रिटिसाइज करा 20th सेंचुरी के डेमोक्रेसी के मॉडल को, ठीक है, कि जहाँ पर डेमोक्रेसी अपनी चरम सीमा पर था, ये आइडिया डेमोक्रेसी का कि इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने कहा थ्योरेटिकली सही है, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन डेमोक्रेसी की हर एक देश के अंदर सही नहीं है। उसके बाद इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दी, और ये आर्ग्यूमेंट इनका बेस बनेगा आगे चलकर, अभी हम जब सीखेंगे इनके कॉन्सेप्ट का, विच इज़ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म का आइडिया। इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट इस बात के ऊपर भी दी, इन्होंने पूरी दुनिया के लोगों से एक दरख्वास्त करी, एज वेल एज दूसरे पॉलिटिकल फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट से, जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर कनाडा में अपनी पॉलिटिकल थ्योरी को डेवलप कर रहे थे, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को बना रहे थे। इन्होंने अपने रिसर्च पेपर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लिखी, जिसकी वजह से जो दुनिया में पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और साइंटिस्ट जो डेमोक्रेसी के आइडियाज़ को स्टडी करते हैं, उनका दिमाग खुल गया, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये जो डेमोक्रेसी है ना, इसको आजकल की दुनिया में असेस करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। लाइक इन्होंने बोला डेमोक्रेसी को लोग अक्सर असेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोसीजरल एस्पेक्ट, कि डेमोक्रेसी किस प्रोसीजर को बर्थ देता है। और इन्होंने साफ तरीके से अपने रिसर्च पेपर के अंदर इस थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कोट करा था कि जर्नली आप ऐसा मानते हो कि जहाँ पर सभी लोगों के पास अधिकार है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का, तो इलेक्शंस एक ऐसा अपने आप में एक प्लेटफॉर्म, एक क्राइटेरिया है जिससे आप गलत फहमी पाल लेते हो कि यस, अगर वहाँ पर किसी एक देश के अंदर लोगों के पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, पार्टिसिपेटरी नेचर है लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, दे कैन वोट या फिर दे कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस, तो आप ऐसा मान सकते हो, सीवी मैकफर्सन कहते हैं, कि वहाँ पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है। सीवी मैकफर्सन कहते हैं ठीक है, अगर यही मतलब है डेमोक्रेसी का तो ठीक है, एग्जिस्ट कर रही होगी, लेकिन ये ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। यहां पर मैकफर्सन डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे डेमोक्रेसी की टर्म को विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, या ट्रू डेमोक्रेसी की जो टर्म है वो, उससे कहेंगे, सीवी मैकफर्सन कहेंगे कि ये दोनों चीजें अलग हैं, बहुत अलग हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी को, हम अभी तक डेमोक्रेसी को ऐसे असेस करते हुए आए कि डेमोक्रेसी एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट के नज़रिए से देखी जाती है, लाइक इलेक्शंस, बट ये काफ़ी नहीं है एक असली डेमोक्रेसी के लिए। हमें डेमोक्रेसी को देखना चाहिए, सीवी मैकफर्सन जी कहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी को देखना चाहिए कि क्या किसी देश में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो क्या उस देश के पास उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर क्या एबिलिटी है कि वो फोस्टर कर सके, वो प्रमोट कर सके किस चीज को, दो तीन आइडियाज को, लाइक क्रिएटिव फ्रीडम। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या मतलब है इनका क्रिएटिव फ्रीडम के कॉन्सेप्ट का। एज वेल एज डेमोक्रेसी ये भी इंश्योर कर सके, फोस्टर कर सके, प्रमोट कर सके कि लोगों के पास इक्विटेबल एक्सेस हो रिसोर्सेज का,
रिसोर्सेज का और पावर का। यहां पर एक कीवर्ड की तरफ दोस्तों ध्यान देना, ये एक्सेस की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, ये कहते हैं कि अगर ये रिसोर्सेज और पावर का एक्सेस है लोगों के पास किसी एक देश के अंदर, सीवी मैकफर्सन जी का कहना था कि अगर लोगों के पास सिर्फ रिसोर्सेज और एक्सेस, रिसोर्सेज और पावर का एक्सेस है तो वो तो होगी डेमोक्रेसी, लेकिन अगर इक्विटेबल एक्सेस है तो ही जाकर वो होगी ट्रू डेमोक्रेसी। तो यहां पर आगे चलकर आप देखोगे, अभी जैसे जैसे मैं थ्योरी में आगे बढ़ूंगा, कि सीवी मैकफर्सन अपनी इस डेमोक्रेसी के आइडिया के अंदर दो चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, एक इक्वालिटी, लेकिन उसी के साथ साथ इक्विटी, और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करेंगे विद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अलावा सीवी मैकफर्सन के थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर क्रिटिसिज्म सिर्फ यहीं पर आके रुके नहीं, इन्होंने एक और चीज को हाईलाइट करा, क्रिटिसाइज करा। सीवी मैकफर्सन ऑल्सो प्रेजेंटेड अ क्रिटिक ऑन द लिमिटेशंस ऑफ जो डेमोक्रेसी के एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं, जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स है डेमोक्रेसी के, उसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज करा, उसकी कुछ लिमिटेशंस प्रेजेंट करी। सीवी मैकफर्सन जी का ये बोलना था कि एग्जिस्टिंग मॉडल्स जो भी डेमोक्रेसी के वर्ल्ड में है वो सिर्फ थ्योरेटिकल हैं, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। और उन्होंने ये बोला कि जब भी हम इस मॉडल की बात करते हैं, या फिर सीवी मैकफर्सन ने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग ये जो ट्रू डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, इसके अंदर फोकस इस चीज के ऊपर होना चाहिए कि हमें देश के नागरिकों को एक तो करना है एम्पावर, और उसी के साथ साथ हमें एड्रेस करनी है सामाजिक असमानताएं, सोशल इनइक्वालिटीज। ये इन्होंने मोटा मोटा एक आइडिया मतलब प्रेजेंट करा अपनी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कि मैं इन चीज़ों से दुखी हूं और मेरे अकॉर्डिंग ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए एक रियल फॉर्म में डेमोक्रेसी का आने का, ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का जो अस्तित्व है वो ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करना चाहिए। ये सीवी मैकफर्सन जी का कहना था। ओके, अब यहां पर दोस्तों हमें समझना पड़ेगा, सीवी मैकफर्सन ने ये जो डेमोक्रेसी की बातें करी, इसको कुछ पॉइंट्स के अंदर इन्होंने समराइज करा। जैसे ये तो हो गई एक ओवरऑल बात, एक ओवरऑल फ्रेमवर्क होगी कि मल्टीपल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और डेमोक्रेसी और ट्रू डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इनके ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनका क्या मतलब है, लाइक क्रिएटिव फ्रीडम, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, इलेक्शंस को ये क्यों बोल रहे हैं कि काफ़ी नहीं है, इलेक्शंस के होने की वजह से रियल डेमोक्रेसी, ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं आ सकती है, एग्जिस्टिंग मॉडल्स की लिमिटेशंस क्या हैं, कैसे लोग एम्पावर होंगे, कैसे ये सोशल इनइक्वालिटीज हटेंगी। तो हम इनकी एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को समझते हैं थ्रू हिज थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, और यहाँ पर हम सीवी मैकफर्सन जी की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के कुछ की एस्पेक्ट्स के बारे में दोस्तों बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला इनका जो की एस्पेक्ट था इनकी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर, इन्होंने ये सारे इनके कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया बियॉन्ड प्रोसीजर का, बियॉन्ड प्रोसीजर। अब इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत सीवी मैकफर्सन हमें यह बताना चाह रहे थे कि सीवी मैकफर्सन ने सबसे पहले तो देखो क्रिटिसाइज करा कि हमें ना डेमोक्रेसी को जो डेमोक्रेसी के प्रोसीजर्स हम जानते हैं, डेमोक्रेसी को जो हम डेमोक्रेसी के जो प्रोसीजर जानते हैं उसके साथ इक्वेट करना छोड़ देना चाहिए।
कि हमें ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी के अगर कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है मौजूद, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया इंट्रोडक्शन के अंदर कि डेमोक्रेसी के कोई प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं लाइक इलेक्शंस। तो इलेक्शंस ना डेमोक्रेसी को रियल बनाने के लिए काफी नहीं है, ये कह रहे हैं। ये मतलब है इसका पहले पॉइंट का, बियॉन्ड प्रोसीजर। तो फिर यहां पर बदले में सॉल्यूशन क्या देंगे? सीवी मैकफर्सन कहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी को इवेल्युएट करना चाहिए कि सच में डेमोक्रेसी है भी या सिर्फ कहने कहने के लिए है। डेमोक्रेसी को इवेल्युएट हमें करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एबिलिटी, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि क्या डेमोक्रेसी किसी भी देश के अंदर डिलीवर करवा पा रही है क्या कुछ इंपॉर्टेंट, जिसको मैकफर्सन ने अपनी थ्योरी के अंदर कहा, कुछ सब्सटेंसिव आउटकम्स के बेसिस पर। क्या डेमोक्रेसी ये कुछ सब्सटेंसिव आउटकम्स डिलीवर करवाने में सक्षम है क्या? लाइक इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। तो पहला इनका पॉइंट था इनकी थ्योरी के अंदर, दैट डेमोक्रेसी को हमें देखना चाहिए बियॉन्ड इट्स रेगुलर एंड नॉर्मल प्रोसीजर्स, जिससे हम बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन सच में वो डेमोक्रेसी है ही नहीं सीवी मैकफर्सन जी के अकॉर्डिंग। उसके बाद इनके दूसरे आइडिया के बारे में अगर हम यहां पर बात करें, जो हमें जानना है, जो ऊपर हमने लिखा था, इट वॉज क्रिएटिव फ्रीडम। क्रिएटिव फ्रीडम और सीवी मैकफर्सन के इस आइडिया के अंदर, क्रिएटिव फ्रीडम के आइडिया के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्रिएटिव फ्रीडम का आइडिया और ये जो इंडिविजुअल पोजेसिवनेस है, ठीक है, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म या पोजेसिव इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट कह लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। लेकिन उसमें क्रिएटिव फ्रीडम, ठीक है, एज कंपेयर टू इंडिविजुअल पोजेसिवनेस, ये सेंट्रल गोल है डेमोक्रेसी का सीवी मैकफर्सन के अकॉर्डिंग, कि ये जो क्रिएटिव फ्रीडम का जो आइडिया है, इट इज या इट शुड बी द सेंट्रल या फिर कोर गोल ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये अचीव कैसे होगा या फिर ये आइडिया है क्या? यहां पर सीवी मैकफर्सन कहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी तब आ जाती है when there is absence of coercion। आपके ऊपर जब बंदिशें होती हैं, अगर वो बंदिशों को हटा दिया जाए, तो सीवी मैकफर्सन ये कहते हैं कि आप बेवकूफ़ बन जाते हो कि आपको लगता है कि डेमोक्रेसी आ चुकी है। तो सीवी मैकफर्सन के अकॉर्डिंग सिर्फ एब्सेंस ऑफ कोर्जन के होने की वजह से डेमोक्रेसी नहीं आती है, बट किसी देश के अंदर लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए। अगर बंदिशें हट गई हैं, लेकिन उसके हटने के बाद भी पावर कॉन्सेंट्रेशन या रिसोर्स कॉन्सेंट्रेशन या फ्रीडम और इक्वालिटी का आइडिया, लिबर्टी का आइडिया सिर्फ गिने चुने हाथों में रह गया, तो उस कर्जन के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर भी कुछ लोग कुछ अधिकारों से वंचित हमेशा रह जाएंगे। तो सीवी मैकफर्सन ये कहते हैं कि ये सेंट्रल गोल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ एब्सेंस ऑफ कर्जन की बात नहीं करते हैं, बट हम यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, जिससे इंडिविजुअल्स जो हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको निखार सकें, और उसके अलावा उसी कैपेबिलिटीज़ के चलते दे शुड हैव पावर या दे शुड हैव फ्रीडम एंड लिबर्टी सो डैट दे कैन पार्टिसिपेट फुली इन सोसाइटी। अब यहां पर एक और कीवर्ड की तरफ दोस्तों यहां पर ध्यान देना कि वो सिर्फ नॉर्मल पार्टिसिपेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो यहां पर कंप्लीट फुल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। और जब वो फुली वर्ड बोल रहे हैं या फुल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, तो उनकी थ्योरी के अंदर आप एक चीज़ जान सकते हो या इस वर्ड से एक चीज़ समझ सकते हो कि वो इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, कि जहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि लास्ट माइल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, सबकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि उस पार्टिसिपेशन के अंदर अगेन डेमोक्रेसी तो है, लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं,
लेकिन कुछ लोग फिर भी वंचित रह गए पार्टिसिपेशन से। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया, सीवी मैकफर्सन की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो तीसरा इनका इंपॉर्टेंट आइडिया था, इनकी पॉलिटिकल थ्योरी का तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर था, वो ये था that he challenged लिबरल डेमोक्रेसी। सीवी मैकफर्सन ने लिबरल डेमोक्रेसी को चैलेंज करा था। अब यहां पर एक बात क्लियर करते हैं हम लोग सबसे पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले। सीवी मैकफर्सन एक चीज की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और एक चीज की इंपॉर्टेंस को होल्ड करने की बात करते थे, और वो है इंडिविजुअल की लिबर्टीज। तो सीवी मैकफर्सन शुरू में अपनी थ्योरी के अंदर पहले क्लियर कर देते हैं कि मैं इंडिविजुअल लिबर्टीज के फेवर में हूं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं। लेकिन वो कहते थे कि मेरा सवाल इस चीज के ऊपर है कि क्या किसी देश में जहां पर ये लिबरल डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, ठीक है, जिस तरीके से ये लिबरल डेमोक्रेसी पोर्ट्रे करी जाती है आफ्टर 19th ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, जिस तरीके से वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है ये लिबरल डेमोक्रेसी, तो वो सवाल ये करते थे अपनी थ्योरी के अंदर कि क्या ये लिबरल डेमोक्रेसीज एड्रेस कर भी पाती हैं कुछ इश्यूज को, लाइक इनइक्वालिटी, या फिर सोशल जस्टिस किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा, किसके लिए सोशल जस्टिस का आइडिया है और किसके लिए सोशल इनजस्टिस प्रिवेल कर रहा है सोसाइटी के अंदर। तो वो ये कहते थे कि अगर डेमोक्रेसी आज के ज़माने में इतनी लिबरल डेमोक्रेसीज हैं जहाँ पर लोगों के फ्रीडम की बात, लिबर्टी की बात, इक्वालिटी की बात करी जाती है, कहने के लिए तो सीवी मैकफर्सन बोलते हैं कि लिखने को तो कुछ भी लिख दो अपने संविधान में, अपनी रूल बुक में, अपने देश का नेचर कैसा भी दिखा दो, लेकिन अगर जब तक आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था आपके देश के अंदर असमानताओं को और समाज के अंदर लोगों को मिलने वाले जो लोगों का मिलने वाला जो न्याय है, अगर वो उसको एड्रेस ना कर सके, तो ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन वो एक्चुअल में ट्रू डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगी कभी भी आपके देश के अंदर। तो इन्होंने इसलिए लिबरल डेमोक्रेसी के आइडिया को चैलेंज करा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ ऑल्टरनेटिव मॉडल्स की भी बात करी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज इनकी थ्योरी के अंदर वो है ऑल्टरनेटिव मॉडल्स। इस ऑल्टरनेटिव मॉडल्स की पॉइंट की एक्सप्लेनेशन से दोस्तों आप ये जान पाओगे अच्छी तरीके से कि कुछ कंट्रीज, जैसे आपको सुनकर बहुत फनी लगता होगा कि चाइना जैसी कंट्रीज यार अपने आप को डेमोक्रेसी कह रही हैं, तो वर्ल्ड के लोग क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते हैं इस आइडिया को। मतलब देखो, पॉलिटिकल लीडर्स कर सकते हैं क्रिटिसाइज, हर कोई पॉलिटिकल लीडर, देश के दुनिया के 99.99% पॉलिटिकल लीडर्स पॉलिटिकल थ्योरिस्ट नहीं है, दे आर नॉट पॉलिटिकल फिलोसफर्स। लेकिन पॉलिटिकल फिलोसफर्स और जो थ्योरिस्ट है वो चाइना के मॉडल को कुछ मानते हैं कि हाँ चाइना झूठा है, वो सोशलिस्ट रिजीम है और वहाँ लोगों के पास लिबर्टी, फ्रीडम नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन कुछ एग्री भी करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। चाइना ने अपने आप को सिर्फ डेमोक्रेसी का दर्जा दे दिया या पाकिस्तान ने दे दिया, तो इसको दुनिया के सारे पॉलिटिकल थ्योरिस्ट नकार नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ एलिमेंट तो होगा ना डेमोक्रेसी का, भले वो ट्रू डेमोक्रेसी ना हो लेकिन कुछ तो होगा। अब सीवी मैकफर्सन के इस आइडिया को समझना, ऑल्टरनेटिव मॉडल को। सीवी मैकफर्सन कहते हैं कि मैंने ना दुनिया के अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी करा अपने जीवन काल में, दुनिया भर के पॉलिटिकल सिस्टम्स को मैंने स्टडी करा, इंक्लूडिंग दोस जहां पर वन पार्टी सिस्टम चलता है, लाइक चाइना। सीवी मैकफर्सन ने चाइना नहीं बोला, ये मैं अपनी साइड से बोल रहा हूँ कि वन पार्टी सिस्टम जैसी कंट्रीज को इन्होंने स्टडी करा। चाइना को स्टडी करा था कि नहीं करा था हमें क्लियर नहीं है, इनकी थ्योरीज के अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं बता रखा ऐसा, ठीक है। लेकिन आप चाइना को मतलब मान सकते हो कि अगर ये एक कैनेडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और वन पार्टी सिस्टम को अगर इन्होंने स्टडी करा, तो चाइना के बारे में इन्होंने पक्का अपने जीवन काल में पढ़ तो रखा ही होगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर पर्सनली
चाइना का एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी एग्जिस्ट करती है और जो कि इकलौती सोल पार्टी है पूरी कंट्री की। या फिर अर्स वाली यूएसएसआर के अंदर आप मान सकते हो, जैसे वहाँ पर एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती थी, सीपीएसयू, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। तो वन पार्टी सिस्टम वाले पॉलिटिकल मॉडल्स को इन्होंने स्टडी करा, और इन्होंने ऐसे ही पॉलिटिकल सिस्टम को भी स्टडी करा जहाँ पर कंट्रीज की गवर्नेंस के अंदर सोशलिस्ट एलिमेंट्स थे, यानी कि सोशलिस्ट पॉलिटिकल मॉडल्स को भी इन्होंने स्टडी करा। ठीक है। अब सीवी मैकफर्सन कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे धमाकेदार चीज़, कहते हैं कि अक्सर ऐसे मॉडल्स को ये बोला जाता है कि दीज मॉडल्स कैनॉट क्वालिफाई एज डेमोक्रेसीज। सीवी मैकफर्सन बोलते हैं कि दुनिया के लोग ये बोलते हैं कि वन पार्टी सिस्टम जहां पर है, जहां पर सोशलिस्ट एलिमेंट्स है कंट्री के अंदर, ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की डेफिनेशन में कभी नहीं आ सकते, कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के एग्जाम को, जहां पर वो अपने आप को ये कह सकें कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं। लेकिन सीवी मैकफर्सन ने एक अलग ही मोड अपनाया अपनी पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, अलग ही नजरिया अपनाया। इन्होंने कहा दीज पर्टिकुलर नेशंस विच आर हैविंग पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड मॉडल्स लाइक वन पार्टी सिस्टम है उनके देश के अंदर, सोशलिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो भी पोटेंशियली क्वालिफाई कर सकते हैं एज डेमोक्रेसीज। कंडीशन इन्होंने क्या दी इसके लिए? इन्होंने कंडीशन ये रखी कि आप उस देश के अंदर सिर्फ इतना चेक कर लो कि क्या वो कंट्रीज जब रूल कर रही हैं तो क्या वो अपनी रूल के अंदर कुछ चीजें डेमोन्स्ट्रेट कर पा रही है, पोर्ट्रे कर पा रही है। और वो क्या है कि वहां पर सत्ता के अंदर जो बैठे लोग हैं, जो सरकार है, उनका एक कमिटमेंट आपको दिखना चाहिए। ठीक है। कमिटमेंट किस चीज के लिए? कि वो लोगों का वेलफेयर करे। देयर शुड बी कमिटमेंट टूवर्ड्स वेलफेयर ऑफ मासेस इन दोज कंट्रीज, प्लस those countries should be able to promote, foster, encourage mass participation of people। अब दोस्तों अभी के लिए तो आप इस थ्योरी को पहली बार सुन रहे हो मुझसे PSIR लेक्चर के अंदर, तो आप इसको हो सकता है कि जब आप रिवीजन करोगे ना, अभी तो आप इसको कैजुअल ले जाओ कि अभी तो आप सब समझ रहे हो, लेकिन मैं पूरी चीज़ें प्रेफर करता हूँ कि जिस टाइम पर मैं कुछ भी बात कर रहा हूँ तो डिटेल में वहीं पर वाइंड अप कर दूँ मैं उसको। तो एक चीज़ यहाँ पर रोक कर आगे बढ़ने से पहले एक क्लियर करना चाहता हूँ, एक चीज़ जो कि सीवी मैकफर्सन की ने अपनी पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रखी है, लेकिन मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने के लिए। ठीक है। और ये व्यू पॉइंट जो मैं लेकर आ रहा हूँ सीवी मैकफर्सन की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को जिन पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने स्टडी करा था उनका व्यू पॉइंट है ये, और आप भी इससे एग्री करोगे। देखो, आप ये सोचोगे जब आप रिवाइज करोगे ना, जब मल्टीपल टाइम आपका दिमाग खुलेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, तो आपके मन के अंदर डेफिनेटली एक चीज़ आएगी, अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो आगे चलकर। लेकिन वो चीज़ मैं यहीं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सीवी मैकफर्सन बोल रहे हैं कि वन पार्टी सिस्टम के अंदर, जहाँ पर एक ही पार्टी है कंट्री के अंदर, ये सब कुछ देश में सरकार के हाथ में है, सोशलिस्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पर आपको पता है कि लोगों की लिबर्टी और वो थोड़ा सा दबी रहती है। चलो सोशलिस्ट एलिमेंट्स वाले पॉइंट को हटा भी दो एक मिनट के लिए, वन पार्टी सिस्टम की बात करो, एक ही पार्टी है देश के अंदर, सब लोगों को उसी को वोट करना है, मतलब, और वहीं पर पार्टिसिपेट करना है। तो ये जो मास पार्टिसिपेशन की बात करी जा रही है, तो आप ये कहोगे कि सीवी मैकफर्सन ने बोला कि हम ऐसे रिजीम्स को भी, ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को भी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के अंदर ला सकते हैं, दे कैन वेरी वेल क्वालिफाई, या फिर एटलीस्ट दे कैन हैव पोटेंशियल टू क्वालिफाई देमसेल्व्स एज डेमोक्रेसीज। सिर्फ वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर दे कि उनका कमिटमेंट है सत्ता में बैठे लोगों का, सरकारों का, कि वो जनता का भला करेंगे और मास पार्टिसिपेशन को फोस्टर करेंगे, प्रमोट करेंगे, इंकरेज करेंगे। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि जहां पर वन पार्टी सिस्टम है वहां पर मास पार्टिसिपेशन तो हो नहीं है, हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, पार्टी ही एक ही है, ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, तो सरकार तो करवाएगी मास पार्टिसिपेशन। यहां पर सीवी मैकफर्सन का आइडिया ये था, ये मास पार्टिसिपेशन फोर्सफुल ना हो, ये विलिंग हो। लोग जो हैं वो खुद से आगे बढ़कर आए, दबाव या किसी भी प्रकार का तनाव उनके ऊपर पैदा ना करा जाए, फोर्सफुल ना हो, वो विलिंग हो मास पार्टिसिपेशन, जहां पर वन पार्टी सिस्टम है।
ये चीज़ की क्लैरिटी देना आपको इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि फिर आप ये समझोगे कि वैसे तो ये बड़ा बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं डेमोक्रेसी बहुत अलग होती है ट्रू डेमोक्रेसी के आइडिया से, फिर आपको लगेगा शायद से इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बोलते बोलते गलती कर दी कि ये बोल रहे हैं वन पार्टी सिस्टम और सोशल रिजीम वाली जो पॉलिटिकल मॉडल्स हैं जो सरकारें हैं वो भी अपने आप को डेमोक्रेसी कहने का हक रखती हैं अगर वो कमिटमेंट अपना दिखाएं कि वो जनता की भलाई कर रही है और मास पार्टिसिपेशन को इनक्रेज करवा रही है। फिर आपके दिमाग में एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ये पैदा हो जाएगी कि वन पार्टी सिस्टम के अंदर तो जब और ऑल्टरनेटिव पार्टी है ही नहीं तो मास पार्टिसिपेशन के होने या ना होने से क्या ही फर्क पड़ता है। जनता से दबाव में वोट करवा लिया जाएगा, दबाव में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवा लिया जाएगा, चुनना तो क्योंकि एक ही पार्टी को है वहीं का रूलर चुना जाएगा। लेकिन इस आइडिया को थोड़ा सा अगर आप क्लियर वे में देखोगे, सीवी मैकफर्सन का आइडिया ये था कि फोर्सफुल पार्टिसिपेशन वो नहीं होना चाहिए, वो विलिंग पार्टिसिपेशन अपनी मतलब खुद की विलिंगनेस से वो चीज़ होनी चाहिए कि लोगों के मन से आवाज़ आए कि येस दे नीड टू पार्टिसिपेट, भली जाए उनके देश में अगर एक ही पार्टी हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है काउंटर आर्ग्यूमेंट कि वो करेंगे ऐसा क्यों, विलिंगली क्यों जाएंगे? अगर वन पार्टी सिस्टम जो है लोगों का भला सच में कर रही होगी, वेलफेयर कर रही होगी, तो ये जो पहला पॉइंट अगर आ जाएगा देश के अंदर तो दूसरा पॉइंट चाहे भली वन पार्टी सिस्टम हो, मास पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली इंश्योर हो जाएगा। ये सीवी मैकफर्सन का एक आइडिया था इन डेप्थ, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद इन्होंने बात करी जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि डेमोक्रेसी के अंदर दो की एलिमेंट्स होना बहुत अनिवार्य हैं, दैट इज इक्वालिटी और उसके साथ ही इक्विटी। इक्वालिटी के अंदर तो दोस्तों ये होता है कि सब लोगों को मतलब बेसिकली इक्वल चीज़ें मिल जाती हैं, रिसोर्सेज मिल जाते हैं, राइट्स मिल जाते हैं। लेकिन इक्विटी के अंदर वो होता है कि जिसको बिल्कुल भी नहीं मिल रखे ना पहले उसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सीवी मैकफर्सन यहाँ पर हाईलाइट करते हैं कि इन डेमोक्रेसी देयर इज़ अ नीड फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। यहाँ पर जो इक्वालिटी है उसकी मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए कि कोई भी लेफ्ट आउट ना हो जाए, सबको इक्वल वे में रिसोर्सेज मिले, पावर मिले, राइट्स मिले, तो ग्रेटर इक्वालिटी होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ ये बात करते हैं कि देयर शुड बी ग्रेटर इक्विटी। जो लेफ्ट आउट सेक्शंस हैं जिन तक जो लास्ट माइल रीच नहीं हो पा रही है पावर की, रिसोर्सेज की, किसी भी चीज़ की, ऐसे लोगों के ऊपर पहला ध्यान दिया जाए, जहाँ पर ये क्रिस्टल क्लियर तरीके से बोलते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी, विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटर इक्वालिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटर इक्विटी, ठीक है, यहाँ पर लोगों के पास एक्सेस होना चाहिए, एक्सेस ऑफ या एक्सेस टू रिसोर्सेज का और उसी के साथ साथ मिलने वाली कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का, ठीक है। तो सीवी मैकफर्सन ये आर्ग्यू करते हैं कि ट्रू डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है एक वही सोसाइटी होगी जहां पर ये जो एक ट्रू डेमोक्रेटिक सोसाइटी या पॉलिटी का स्ट्रक्चर अगर हमें किसी को बनाना है तो वो वही बन पाएगा जहां पर कोशिश करी जाए ऑफ रिडक्शन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इन इक्वालिटीज़ की, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो इन्होंने एक आइडिया दिया था उसके बारे में भी दोस्तों ज़रा हम बात कर लेते हैं। इन्होंने क्रिएटिव फ्रीडम के अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट आइडिया दिया था वो था पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म का आइडिया। लेकिन इस पॉइंट को आपको सीवी मैकफर्सन जी की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कुछ इस तरीके से लिखना है कि ही वॉज अ critique of the concept of possessive individualism। तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करा था। इन्होंने कहा था कि ये जो लिबरल थॉट है ना डेमोक्रेसी के साथ एसोसिएटेड, ये जो लिबरल थॉट है जहां पर बहुत ज़्यादा फोकस करा जाता है इंडिविजुअल की लिबर्टी के ऊपर, इंडिविजुअल की फ्रीडम के ऊपर, इसमें कभी कभार एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा अपने फ्रीडम और लिबर्टी की आड़ में कि वो हो सकता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करने लगे। अब सीवी मैकफर्सन कहते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर कोई इंडिविजुअल अगर अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन एक इंडिविजुअल
सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ हो सकता है पूरी तरीके से सेल्फ सेंट्रिक हो जाए, तब ये दिक्कत वाली बात है। और इंडिविजुअल का सेल्फ इंटरेस्ट होना या सेल्फ सेंट्रिक होना तब गलत हो जाता है व्हेन इट कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ या एट द कॉस्ट ऑफ कि एक इंडिविजुअल जो कि सिटीजन है वो भागने लगा अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, और उसके साथ साथ अब इंडिविजुअल को कुछ लेना देना ही नहीं है कि समाज के अंदर कलेक्टिव वेलबींग लोगों की इंश्योर हो भी पा रही है कि नहीं हो पा रही है। और घुमा फिरा कर सीवी मैकफर्सन ये कहते हैं कि जब एक देश के अंदर डेमोक्रेसी का जहां पर आइडिया है, लिबरल थॉट है, वो लिबरल थॉट इतना हावी है लोगों की मानसिकता के ऊपर कि एक इंडिविजुअल सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, और जब सारे इंडिविजुअल ऐसा सोचने लगेंगे तो वो सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक और सेल्फ इंटरेस्टेड हो चुके हैं, तो कलेक्टिव वेलबींग का आइडिया ऑटोमेटिकली वैनिश होने लगेगा। एक दूसरे के बारे में कोई सोचेगा ही नहीं, और जब सोच नहीं रहा है तो ऑटोमेटिकली कलेक्टिव वेलबींग के आइडिया के चलते वो अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड कर रहे हैं, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ड्यूटी को अपनी भूलते हुए, उसको नकारते हुए वो कलेक्टिव वेलबींग के फिनोमेना को खो देंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट, सीवी मैकफर्सन की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हमें एक सिंथेसिस देखने को मिलती है कि सीवी मैकफर्सन जो है वो कंबाइंड तरीके से बात करते हैं लिबरल प्लस मार्क्सिस्ट आइडियाज की। या लिबरल एंड मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थॉट्स की। तो सीवी मैकफर्सन के जो भी रिसर्च पेपर्स थे, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का जो काम था, या इतने सारे जो उनके कॉन्सेप्ट थे, क्रिएटिव फ्रीडम, या ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, उसके अंदर वो सिंथेसाइज करने की कोशिश करते हैं कि इनकी थ्योरी के अंदर हमें झलक देखने को मिलती है कि देयर ही इज टॉकिंग अबाउट लिबरल एंड मार्क्सिस्ट आइडियाज इन अ कॉम्बिनेशन मैनर, जहां पर वो रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर हम बात करें इनके लिबरल विचारों की, तो यहां पर ये बात करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं इंडिविजुअल के फ्रीडम की या फिर उसकी लिबर्टी की। लेकिन जब हम सीवी मैकफर्सन जी के मार्क्सिस्ट आइडियाज को जानते हैं, ठीक है, तो यहां पर ये बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी की। अब यहां पर लेकिन इन्होंने ऐसे कोई टर्म यूज नहीं करे हैं, बोर्जुआजी या प्लोरिटेरिएट, क्योंकि ये लोगों को सेक्शंस में बांटकर अपनी थ्योरी के अंदर बात नहीं करते हैं लाइक कार्ल मार्क्स। यहां पर इनका लेना देना यही है कि डेमोक्रेसी थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी के अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होने चाहिए, तभी वो रियल डेमोक्रेसी बन पाएगी, एक्चुअल डेमोक्रेसी बन पाएगी। तो आप दोस्तों कंक्लूजन में विद रिस्पेक्ट टू सीवी मैकफर्सन इनकी पूरी पॉलिटिकल थ्योरी को वाइंड अप करते हुए ये समझ सकते हो कि मैकफर्सन की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर वो बात करते हैं एक इंक्लूसिव, जहां पर लास्ट माइल डिलीवरी होनी चाहिए लोगों के राइट्स की, फ्रीडम की, लिबर्टी की, वो इंक्लूसिव और इक्विटेबल अप्रोच के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि हमें थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहिए, डेमोक्रेसी को समझने के लिए थोड़ा सा दूर हटना चाहिए हमें फ्रॉम व्हाट इज नोन एज फॉर्मल प्रोसीजर्स ऑफ डेमोक्रेसी। की इलेक्शंस वगैरह जैसे जो फॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, ये सिर्फ डेमोक्रेसी को एंजॉय करने के लिए, डेमोक्रेसी के आइडिया को लाइमलाइट में लाने के लिए काफ़ी नहीं है ये। और उनका फोकस पूरा का पूरा सीवी मैकफर्सन का इसी बात के ऊपर है कि सोसाइटी के जो भी लोग हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी नागरिक हैं, हमें बेसिकली उनको करना है एम्पावर, ताकि हम रियलाइज करवा सकें उनकी फुल पोटेंशियल को,
जिससे ट्रू डेमोक्रेसी का आइडिया आएगा और फुल पोटेंशियल के बेसिस पर जब कोई पर्सन लेफ्ट आउट फील नहीं करेगा तो ऐसा पर्सन एक अच्छा कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट बनेगा टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स इकोनॉमी एंड टुवर्ड्स नेशन स्टेट एज अ होल, पूरी कंट्री के लिए। तो ये था दोस्तों पूरा आइडिया, पूरी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्रॉफोर्ड बोरो मैकफर्सन की, ठीक है, जो कि कैनेडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर इस थ्योरी को डेवलप करा था, इजाद करा था कनाडा के अंदर। उनको फादर ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म भी बोला जाता है। बट इन्होंने जब ये पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया था, वहाँ पर इन्होंने उसको कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद उसको क्रिटिसाइज करा। तो एक्चुअली ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, बट ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, जहाँ पर ये कहते थे कि लिबरल जो थॉट होने की वजह से इंडिविजुअल पूरी की पूरी तरीके से सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है, सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का त्याग कर देते हैं। फिर सब इंडिविजुअल और कलेक्टिव वेलबींग का आइडिया समाज से, इकोनॉमी से, पॉलिटिकल व्यवस्था से हट जाएगा। फिर सब लोग अपने अपने बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। तो ये हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों यहाँ पर जाना सीवी मैकफर्सन की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के आइडिया को। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।